हे तथाकथित विद्वान पंडितों, अपनी थोती बुद्धिमानी की स्वार्थी बकबक बंद करो और सुनो कि मुझे क्या कहना है। जी साथियों, मुक्ता साल्वे का ये कथन 1855 में, जो कि भारतीय समाजशास्त्र के इतिहास पर एक गहरा तमाचा है। साथियों, ये न केवल भारतीय समाजशास्त्र के इतिहास पर अपितु आने वाले भविष्य की दिशा और दशा को भी अभिव्यक्त करता है। फेमिनिस्ट एंड एंटी कास्ट पेडागोजीज शर्मिला रेगे के द्वारा लिखित पुस्तक जो एडिटेड की गई है वी गीता और उमा चक्रवर्ती के द्वारा। साथियों, उनके बौद्धिक सफरनामे में आप सभी का स्वागत है। जाति, लिंग और सत्ता के अंतर संबंधों को समझने की एक नवीन दृष्टि पर आधारित है ये पुस्तक, जो कि फेमिनिस्ट एंड एंटी कास्ट पेडागोजी को अभिव्यक्त करती है। साथियों, इस पुस्तक में लगभग 3 दशक तक यानी कि 1990 से 2010 तक उनके द्वारा लिखे गए निबंधों का संकलन है, जो हमें भारतीय समाजशास्त्र की दशा एवं दिशा और उसके भविष्य के लिए सोचने, समझने और विचार करने पर मजबूर करता है। साथियों, पुस्तक अपने उद्देश्य को बखूबी पूर्ण करती है, जो कि शोधकर्ताओं, शिक्षकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए एक टूल किट है। इसका मुख्य विषय है दलित नारीवादी दृष्टिकोण, दलित फेमिनिस्ट स्टैंड पॉइंट, शिक्षा शास्त्र और लोकप्रिय संस्कृति पॉपुलर कल्चर, जिस पर शर्मिला रेगे ने अपने आलेखों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। साथियों, ये पुस्तक महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉक्टर अंबेडकर की जाति विरोधी आंदोलनों को समकालीन नारीवादी डिस्कशन के साथ एक सूत्र में पिरोती है। साथियों, वे लिखते हैं इस पुस्तक में कि यदि हमें जातिवादी और नारीवादी दृष्टिकोण को समझना है तो भारतीय समाजशास्त्र के उस दृष्टिकोण को समझना होगा जो कि कास्ट बेस्ड है और जेंडर बाइज्ड है, यानी कि ब्राह्मणवादी पितृसत्ता, ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की को समझना होगा यदि हम हिंदुस्तान की जाति व्यवस्था और पितृसत्ता को समझना चाहते हैं। शर्मिला रेगे लिखते हैं कि मुख्य केंद्रीय समस्या क्या है। मुख्य धारा का नारीवाद अक्सर जाति की अनदेखी करता था और दलित आंदोलन अक्सर जेंडर के सवालों पर चुप रहता था। लेकिन अब हमें इन दोनों को जोड़कर देखना है। भारत में पितृसत्ता को जाति से अलग करके, पृथक करके नहीं समझ सकते। जाति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए महिलाओं की सेक्सुअलिटी पर नियंत्रण आवश्यक है। इस समाजशास्त्र को समझना जरूरी है। ब्राह्मण्यवादी पितृसत्ता वह संरचना है जहां ऊंची जाति की महिलाओं पर पवित्रता के नाम पर दबाव बनाए रखा जाता है, नियंत्रण रखा जाता है और दलित महिलाओं पर शक्ति प्रदर्शन के लिए हिंसा की जाती है। जी साथियों, सती प्रथा और हिंसा ये इतिहास का पुनर्लेखन का दौर है, जहां सवर्ण महिलाओं को नियंत्रण और संरक्षण के नाम पर हिंसा घर के भीतर और दलित महिलाएं घर के बाहर। रूप कंवर सती कांड पर रेगे लिखती है कि यह केवल महिलाओं के खिलाफ अपराध नहीं, बल्कि जाति और समुदाय की पहचान बनाने की एक प्रक्रिया है। महिलाओं के शरीर पर हिंसा के माध्यम से ही जाति की सीमाओं यानी जाति की सीमाएं, बाउंड्रीज निर्धारित की जाती हैं। इस इतिहास को हमें समझना होगा। दलित नारीवादी दृष्टिकोण एक्चुअली अंतर की राजनीति है। स्टैंड पॉइंट को हमें समझना होगा कि जो आधार है वहां पर से सब कुछ दिखाई देता है। सवर्ण और दलित महिलाओं के अनुभव अलग अलग होते हैं। ये अनुभव केवल सांस्कृतिक नहीं है, बल्कि लेबर और ह्यूमिलेशन के अलग अलग इतिहास पर आधारित हैं। व्हाट इज स्टैंड पॉइंट थ्योरी? जो समाज की सीढ़ी में सबसे नीचे है,
वे सत्ता की संरचना को सबसे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। दृष्टिकोण का बदलाव क्या होना चाहिए? दलित महिला की आवाज़ को केवल शामिल करना ही काफ़ी नहीं है, हमें अपने नज़रिए को बदल कर ये देखना होगा कि दलित महिला दुनिया को कैसे देखती है। ये उनका मुद्दा नहीं है, इट इज़ नॉट देयर कॉज बट इट इज़ आवर कॉज, हमारा मुद्दा है। संस्कृति के अगर युद्ध क्षेत्र को देखें तो दलित प्रति सार्वजनिक क्षेत्र की बात करें, जहां स्थानीय लोक कलाएं, लावनी, तमाशा, पोवाड़ा, ये प्रतिरोध और वैकल्पिक इतिहास को जीवित रखने के माध्यम हैं। कुलीन नजरिया क्या है, जिसे मध्यम वर्ग अश्लील या गिरा हुआ मानता था? शर्मिला रेगे लिखती है कि वह दलित और बहुजन समाज की स्मृति और पहचान का आधार है। जेंडर आधारित श्रम, लावणी कलाकारों का जीवन और उनका लेबर समाज की नैतिकता और जातिगत पाखंडों को बखूबी उजागर करता है। समाजशास्त्र की आलोचना कैसे करें और ज्ञान मीमांसा क्या है? साथियों, एपिस्टोमोलॉजी, जो बार बार शर्मिला रेगे ने सवाल उठाया है, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हम जो भी जानते हैं वह कैसे जानते हैं? हम जो भी जानते हैं वह कैसे जानते हैं? ये भारतीय अकेडमिया का अकेडमिक ब्लाइंडनेस है, अकादमिक अंधापन है। भारतीय समाजशास्त्र अक्सर जाति निरपेक्ष और लिंग निरपेक्ष होने का दावा करता था, जो वास्तव में सवर्ण पुरुष दृष्टिकोण था। वह न तो जाति निरपेक्ष कभी रहा है और न ही लिंग निरपेक्ष रहा है। भारतीय समाजशास्त्र जाति आधारित और पैट्रियार्की पर बेस्ड रहा है। ये भारतीय समाज का इतिहास है। सुधार नहीं, बदलाव चाहिए। हमारा उद्देश्य केवल पाठ्यक्रम में महिलाओं पर एक अध्याय जोड़ना नहीं, बल्कि पूरे विषय को नारीवादी और जातिवादी नज़रिए से ट्रांसफॉर्म करना है। शिक्षण यानी मेथोडोलॉजी जो है, एपिस्टोमोलॉजी है, जो पेडोगोजी है, वह एक सेतु बंधन के रूप में हो। अकादमिक सिद्धांत जहाँ सोशल एक्टिविज्म हो, अंग्रेजी भाषा जिसमें क्षेत्रीय देशज वर्नाकुलर एक्सपीरियंस शामिल हो, और हिस्ट्री जहाँ मेमोरीज और ऑरल ट्रेडिशन को भी स्थान दिया जाए। तो टीचर की भूमिका क्या होनी चाहिए? शर्मिला रेगे लिखती है, टीचर इज ए वेल्डर। वह एक वेल्डर होता है। एक्चुअली उसका काम बिखरी हुई और विस्मृत कर दी गई चीज़ों को जोड़ना है, तोड़ना नहीं, जोड़ना, जो कि जस्टिस का मूल उद्देश्य है। शिक्षक का काम टूटे हुए इन हिस्सों को जोड़ना है। उसका उद्देश्य है कि कक्षा को वह एक ऐसी जगह बनाए जहां छात्र अपने जीवन के अनुभवों को, एम्पिरिकल मेथड को, एक्सपीरियंस को थ्योरिटिकल भाषा दे सकें, सैद्धांतिक भाषा दे सकें। इसके लिए हमें फूले और अम्बेडकरवादी नारीवादी शिक्षण को अपनाना होगा। जैसे तरते रत्ना, जो महात्मा फूले ने शिक्षा के रूप में एक नाटक लिखा। शिक्षा केवल जानकारी और रटना नहीं है, वे लिखते हैं, वह तीसरी आंख है जो हमें शोषण और सत्ता की सच्चाई को दिखाती है, हमें आत्मचिंतन करना सिखाती है। इस शिक्षण पद्धति में शिक्षक और छात्र दोनों को अपने सामाजिक स्थिति और विशेष अधिकारों पर सवाल उठाने होते हैं। तब सत्य की खोज, शिक्षा का उद्देश्य सत्य शोधक बनना है, ट्रू सीकर बनना है, न कि केवल डिग्री प्राप्त करना। शर्मिला रहेगी आगे भाषा का सवाल उठाते हैं, अंग्रेजी बनाम मराठी। तो साथियों, ब्रिज कोर्स, पुणे विश्वविद्यालय में उन्होंने एक ऐसे पाठ्यक्रम को शुरू किया जो छात्रों के देसी अनुभवों को विदेशी सिद्धांतों में ले जा सके। शर्मिला रेगे अंग्रेजी और मराठी दोनों में सोचती और लिखती थी। उन्होंने अनुवाद को एक राजनीतिक कार्य माना है। ज्ञान पर अंग्रेजी का एकाधिकार तोड़ना जरूरी है, लेकिन स्थानीय भाषाओं की समृद्ध विरासत को खोना नहीं चाहिए। छात्र एक्चुअली नॉलेज प्रोड्यूसर हैं, वो ज्ञान के निर्माता हैं। कैसे? पारंपरिक मॉडल का खंडन, शिक्षक भगवान नहीं होता है और छात्र केवल खाली बर्तन नहीं होते हैं। दलित और बहुजन पृष्ठभूमि के छात्रों के पास भोजन,
श्रम और संघर्ष का वह ज्ञान है जो किताबों में नहीं मिलता है। उदाहरण के लिए दलित फूड मेमोरीज, ऐसे प्रोजेक्ट्स जहां छात्रों ने अपने समुदायों के भोजन के इतिहास को समाज शास्त्र का हिस्सा बनाया है, इसे कहते हैं पेडागोजी। साथियों, अम्बेडकरवादी दुनिया का दृश्य और प्रतीक, चैत्य भूमि, अम्बेडकरवादी साहित्य खरीदती जनता, कैलेंडर, पोस्टर और कैसेट के माध्यम से दलित समुदाय ने अपनी एक अलग पहचान गढ़ी है। चैत्य भूमि और दीक्षा भूमि केवल धार्मिक स्थल नहीं रहे, पवित्र स्थल नहीं रहे, ये दलित काउंटर पब्लिक्स जहां साहित्य और विचारों का आदान प्रदान होता है। तो नारीवादी तर्क और विरासत को कैसे समझे? नारीवादी तर्क क्या है? ये केवल भावनाओं की बात नहीं है, ये तर्क रीजन का उपयोग करके उन सामान्य सत्य, कॉमन सेंस को चुनौती देना है जो जाति और पितृसत्ता को इतिहास से शताब्दियों से उचित ठहराते आए हैं। ये तर्क है, ये नारीवादी तर्क है। दो दुनियाओं का मिलन है। वुमन स्टडीज और दलित स्टडीज को एक साथ लाना, यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। आत्मचिंतन में रेगे लिखती हैं, हमें सिखाया गया कि न्याय के लिए लड़ते समय हमें लगातार खुद से भी पूछना होगा, मैं कहाँ खड़ा हूँ और क्यों खड़ा हूँ। ये आत्मचिंतन है। साथियों, सेतु बंधन का कार्य जारी है। शर्मिला रेगे का कार्य हमें याद दिलाता है कि वेल्डिंग या जोड़ने का काम खत्म नहीं हुआ है। हमें अपने उन संदर्भों को जाति और लिंग के बीच, सिद्धांत और व्यवहार के बीच नए पुल बनाने होंगे और हाशिए के लोगों की आवाज़ को सुनना ही होगा। यही सच्ची शिक्षा है। तो ये था साथियों एक नवीन दृष्टिकोण भारतीय समाजशास्त्र का, जो हमें फेमिनिस्ट और एंटी कास्ट पेडागोजीज के इम्पोर्टेंस को बताता है। हमारा शिक्षण एजुकेशन मेथड कैसा होना चाहिए और किस तरह से बच्चों को कक्षा के रूप में एक सोसाइटी में कन्वर्ट करें जहां जाति और जेंडर बाइस्ड कोई भी आधार नहीं हो। थैंक यू सो मच।